Hello dear student, this is Dr. Pooja Gupta. Welcome back to physics classes. Today we will discuss a topic time dilation. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम डायलेशन। अगर सरल और सीधे शब्दों में कहा जाए तो टाइम डायलेशन का मीनिंग होता है अगर किसी कारणवश टाइम इंटरवल लंबा हो जाए तो उसे बोलते हैं हम टाइम डायलेशन। डायलेशन का मीन्स होता है विस्तार से, लेंथन से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि टाइम का रिलेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। रिलेटिविटी में अगर हम टाइम को देखें तो टाइम का ड्रास्टिकली इफेक्ट पड़ता है। जो टाइम का मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। उसे हम इसके रिजल्ट से भी देखेंगे। तो उसके लिए हमने कंसीडर कर लिया दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस डैश और एस। एस डैश इज अ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एस इज द रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे अगर हमें रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लेना है तो उसके लिए हमेशा हम यूज करते हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो एस डैश है वो एस के रेस्पेक्ट में अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं टाइम का इफेक्ट देखने के लिए, मान लिया जो एस फ्रेम है, रेस्ट फ्रेम है, उसमें एक एक्स पोजीशन पे क्लॉक रखी हुई है। तो जो हमारा एस फ्रेम में ऑब्जर्वर है उसके लिए इस क्लॉक का जो टाइम इंटरवल होगा वो t2 माइनस t1 होगा। ठीक है, और जो एस डैश में ऑब्जर्वर है उसके लिए एस फ्रेम में रखी हुई क्लॉक का जो टाइम इंटरवल है वो t2 डैश और t1 डैश होगा। उसके लिए जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जब दोनों फ्रेम एस और एस डैश जो है वो रेस्ट में है तो दोनों के लिए जो टाइम इंटरवल है वो सेम रहेगा। लेकिन जब फ्रेम एस डैश एस के रेस्पेक्ट में अलोंग एक्स एक्सिस जो है कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा तो जो s डैश में ऑब्जर्वर है उसके लिए s फ्रेम में रखी हुई क्लॉक का जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, क्या इफेक्ट होगा, जो उसे फ्रेम s में जो क्लॉक रखी है s डैश में जो ऑब्जर्वर है उसे क्या फील होगा, उसे फील होगा कि उसके लिए जो टाइम इंटरवल है, क्लॉक का जो टाइम इंटरवल है वो लंबा हो गया है, बढ़ गया है। यानी कि कहने का मीन्स क्या है कि जो एस डैश में ऑब्जर्वर है जब वह अपनी क्लॉक की सुइयों को मेजर करता है तो वो क्या देखता है कि जो फ्रेम एस में क्लॉक रखी है उसके लिए उसका जो टाइम है वो बढ़ गया है। यानी कि फ्रेम एस डैश में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए जो क्लॉक है वो स्लो डाउन हो जाएगी, स्लो डाउन मोशन में फील होएगी उसे कि जो घड़ी की जो सुइयां हैं वो धीमी गति से चल रही हैं। ठीक है, जब धीमी गति से चलेगी तो उसके लिए अपने आप ही जो टाइम इंटरवल है वो चेंज हो जाएगा, टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर एस में फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसे क्या फील होगा, जो फ्रेम एस डैश में क्लॉक रखी है उसके लिए उसकी सुइयों की जो चाल है वो चेंज हो गई है, वो जो सुइयां हैं वो धीमी गति से चल रही है। तो इसका रेसिप्रोकल भी उतना ही ट्रू है क्योंकि जो हमारा पोस्टुलेट है आइंस्टीन का वो क्या कहता है कि फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम रहेंगे। ठीक है, तो एस डैश में ऑब्जर्वर को फ्रेम एस के लिए जो फील होगा उसी तरह एस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसे भी एस डैश में जो इवेंट घटना घट रही है उसे भी सेम फील होगी। तो देखते हैं कि हमारे लिए टाइम इंटरवल जो है वो कितना बढ़ जाता है। अगर रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग फ्रेम एस डैश एस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो फ्रेम एस डैश में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए फ्रेम एस में जो क्लॉक रखी है उसकी सुइयों का जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है वो उसके लिए बढ़ जाएगा। कितने फैक्टर से, 1/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर फैक्टर से। इसे हम अब प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिया डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इन फ्रेम एस। फ्रेम एस में जो ऑब्जर्वर है, जो क्लॉक रखी है, ठीक है, और फ्रेम एस में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए जो क्लॉक है उसकी दोनों
सुइयों के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कितना होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। और फ्रेम एज डैश में उसी क्लॉक का जो टाइम है कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब फ्रॉम लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे हम लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है यूज करेंगे। तो T1 डैश इज इक्वल टू कितना होगा, T1 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और T2 डैश इज इक्वल टू T2 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड, इन्हें दोनों को हमने थर्ड मान लिया। जो इक्वेशन नंबर थर्ड में 2 पुट इन 2 में पुट कर देंगे इक्वेशन हम T1 डैश और T2 डैश की वैल्यू पुट कर दे, तो डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T2 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या आएगा, T2 माइनस T1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इक्वेशन फर्स्ट में क्या दे रखा है, T2 माइनस T1 की वैल्यू डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी रख देंगे। तो डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया टाइम डायलेशन का। और ये एक्सप्रेशन क्या कहता है, डेल्टा टी डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा टी व्हेन v अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c। अगर वेलोसिटी जो है वो फ्रेम की अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करती है कि कंपैरेबल होती है, तो जो हमारा फ्रेम एस डैश में टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, किससे, रेस्ट फ्रेम में रखी हुई क्लॉक से। तो यहाँ प्रूव भी हो गया डेल्टा टी डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हमने तीन इसके रिजल्ट भी निकाले थे, सेम हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। इफ v इज इक्वल टू 0, अगर v इज इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रख दे, 0 कौन सी 1, तो डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी। यानी कि अगर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, एस डैश मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो उसके लिए जो टाइम इंटरवल है दोनों क्लॉक का क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। अगर v इज अप्रोक्सीमेटली c, ये मैंने बताया था, v इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 5 रख के इसे सॉल्व करके देख लेना, तो डेल्टा टी डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा टी आएगा, ठीक है। अगर हम कहा मान ले v इज इक्वल टू सी, हो नहीं सकता, लेकिन अगर हम मान ले कि कोई भी पार्टिकल है या फ्रेम है वो लाइट की वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम यहाँ पे c रखेंगे, तो c स्क्वायर माइनस यहाँ पे c स्क्वायर रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जो है वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं कर सकता। इसे ही हम कहते हैं टाइम डायलेशन। अगर हम रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम को देखें तो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए अगर वो टाइम जो है वो बढ़ जाता है, उसका टाइम इंटरवल उसके लिए लेंथन हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं टाइम डायलेशन, ठीक है। तो टाइम डायलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और टाइम डायलेशन की कुछ प्रॉब्लम को लेके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।